नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कोहिनूर डायमंड के बारे में। कोहिनूर डायमंड के बारे में इवन हमारा एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन्ड है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इस डायमंड का रियल ओनर कौन है, ये अभी कहाँ लोकेटेड है, इसको कर्स्ड डायमंड क्यों माना जाता है, एंड द होल जर्नी ऑफ डायमंड। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों कोहिनूर डायमंड। इस बात पे कोई शक तो नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायमंड्स इन द वर्ल्ड। हिस्ट्री में सबसे पहली बार कोहिनूर डायमंड के बारे में मेंशनिंग आपको मिलेगा 1306 में, जब ये राजा ऑफ मालवा से लिया गया था। और ये जो मालवा फैमिली है सेंचुरी से इस डायमंड को प्रोसेस कर रहा था। कोहिनूर डायमंड का ओरिजिन एक्चुअली आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा में कोल्लूर माइन से हुआ था ड्यूरिंग द रूल ऑफ काकटिया डिनास्टी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कोहिनूर डायमंड, काकटिया डिनास्टी, कोल्लूर माइन, 3 केस ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इट वाज पास फ्रॉम वन रूलिंग डिनास्टी टू द नेक्स्ट। देखिए इसके बाद ये जो कोहिनूर डायमंड है अलग अलग डिनास्टी के पास गया है। इसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। जब ये माइन किया था इसका वेट था 186 कैरेट्स। कैरेट्स मतलब डायमंड का वेट होता है, डायमंड वेट के हिसाब से मेजर किया जाता है। 1 कैरेट आप बोल सकते हो 1/5 ऑफ ए ग्राम। ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ ए स्मॉल हैंड्स एग, एक छोटी मुर्गी का अंडा जैसे उतना ही साइज था कोहिनूर डायमंड का, एंड इसका कलर जो है व्हाइट था। अब दोस्तों द जर्नी ऑफ द डायमंड, कोहिनूर डायमंड की पूरी जर्नी हम समझने की कोशिश करेंगे। 1200 से लेके 1936 तक कौन कौन सी डिनास्टी ने इसको प्रोसेस किया है, कौन कौन से रूलर्स ने इसको प्रोसेस किया, वो हम डिटेली डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों अलग अलग डिनास्टी जो मेजर डिनास्टी से कोहिनूर डायमंड को प्रोसेस किया है। फॉर एग्जाम्पल स्लेव डिनास्टी, खिलजी डिनास्टी, तुगलक डिनास्टी, साइड डिनास्टी, लोधी डिनास्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम शुरू करेंगे 1306 से। 1306 में क्या हुआ था मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। राजा ऑफ मालवा वाज फोर्स्ड टू गिव द डायमंड टू द रूलर्स ऑफ काकटिया एम्पायर। तो काकटिया एम्पायर फोर्सफुली राजा ऑफ मालवा से कोहिनूर डायमंड लेते हैं। फिर 1323 में काकटिया एम्पायर का फॉल होता है। इसके बाद डायमंड पहुंच जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के पास, जो लेटर दिल्ली सुल्तानेट का सुल्तान भी बने थे। फिर 1323 से लेकर 1526 तक अलग अलग दिल्ली सुल्तान आए थे। ठीक है, अलग अलग डिनास्टी आए थे। तो ये सबके पोजीशन में आया था कोहिनूर डायमंड। और 1323 से लेकर 1526 के बीच में कई सारे इन्वेशंस भी हुआ था, जैसे मंगोल, टर्किक, पर्शियन, अफगान वॉरियर्स इंडिया इन्वेट किए थे। तो जब भी कोई इन्वेशन होता था, जब वो जीत जाते थे वार, तो ये कोहिनूर डायमंड भी लेके जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है 1323 से लेके 1526 तक अलग अलग देशों में कोहिनूर डायमंड ट्रांसफर हुआ है। फाइनली 1526 में जब फर्स्ट वार ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें तिमुरिड प्रिंस बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था, तो फाइनली एक मुगल एम्परर के पास कोहिनूर डायमंड पहुंच जाता है। बाबर इवन अपना मेमोयर बाबर नामा में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि ये जो कोहिनूर डायमंड, देखिए मैं बार बार कोहिनूर डायमंड बोल रहा हूँ, ये कोहिनूर डायमंड नाम बहुत बाद में आया। जब ये मुगल एम्परर्स के पास था तब इसका नाम था ग्रेट मुगल। ठीक है, ग्रेट मुगल। जब ये बाद में मुगल एम्परर से किसी और के पास में चला जाता है तब इसका नाम चेंज हो जाता है कोहिनूर डायमंड करके। मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए बाबर ने अपना बाबरनामा में ये क्लियरली लिखा है कि ये डायमंड बिलोंग करते थे राजा ऑफ मालवा से। क्लियर। अब देखिए आपको पता है इसके बाद अलग अलग मुगल एम्परर्स आए, सबने कोहिनूर डायमंड को प्रोसेस किया है। एंड शाहजहां ने क्या किया था, अपने जो थ्रोन है ना, थ्रोन में इसको इंस्क्राइब कर दिया। बेसिकली थ्रोन के अंदर इस तरह इंस्क्राइब कर दिया। शाहजहां के जो 4 बेटे दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, आपको पता है मुगल एम्परर्स के जितने बेटे थे वो आपस में फाइट करते थे थ्रोन के लिए। तो शाहजहां के बेटे जो 4 थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इन्होंने आपस में फाइट किए। और शाह शुजा ने दारा शिको को मारा था, फिर औरंगजेब ने शुजा को मारा था। तो इस तरह थोड़े दिन के लिए सही ये जो कोहिनूर डायमंड, बेसिकली डायमंड जिसको हम ग्रेट मुगल बोलते थे, इनकी पोजीशन अलग अलग एम्परर्स के पास आए थे। तो फाइनली कौन सक्सीड हुआ इसमें, औरंगजेब। तो अब किसके पास है डायमंड, औरंगजेब के पास है। उस टाइम के एक फ्रेंच ट्रैवलर अपने ट्रैवलॉग में लिखा है 1665 में, उनका नाम है जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। इन्होंने ये बोला है कि मुगल इस डायमंड को ग्रेट मुगल बोलते थे। एंड ही डिस्क्राइब्स ए ग्रेट मुगल डायमंड सेड टू बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने ये भी बोला ये जो डायमंड है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। फिर 1739 आ जाता है दोस्तों। पर्शियन किंग नादिर शाह मुगल एम्पायर को इन्वाइट करते हैं और तब के मुगल एम्पायर को हराते हैं।
एंड ये कोहिनूर डायमंड चोरी करके लेके जाते हैं। ये तो रूटीन काम था, जब भी कोई भी एक एम्परर या किंग दूसरे कोई देश इन्वेट करते थे तो सबसे पहले वो सबसे प्रेशियस चीज़ जो है वो लेके जाते थे। तो सबको पता था कोहिनूर डायमंड के बारे में, ठीक है। तो वो लेके गए कौन? पर्शियन किंग नादिर शाह। तो ये जो नादिर शाह है पर्शियन किंग, इन्होंने इस डायमंड को कोहिनूर नाम दिया करके एक विश्वास है, ठीक है। तो अब कहां पे कोहिनूर डायमंड? पर्शिया में, और नाम भी बदल गया, ग्रेट मुगल से कोहिनूर डायमंड बन गया। फिर 1747 आता है दोस्तों। 1747 में ये जो नादिर शाह की जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है आफ्टर ही वॉज असैसिनेटेड। इवन इनके जो बच्चे हैं इनको भी मार देते हैं। आफ्टर नादिर शाह असैसिनेशन डायमंड पास टू सक्सेसर्स, ईच वेर डिथ्रोन्ड एंड रिचुअली ब्लाइंडेड। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, जब भी कोई एम्परर को या किंग को अरेस्ट करते थे या फिर हरा के कैप्चर करते थे, सबसे पहले इनको ब्लाइंड किया जाता था, है कि नहीं। एक तो जेल में बंद करेगा, इसको ब्लाइंड किया जाता। तो इस तरह नादिर शाह और इनके सक्सेसर्स के साथ भी हुआ था। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जितने एम्परेस या किंग्स कोहिनूर डायमंड के पोजीशन में आए थे, इनके साथ कुछ बुरा हुआ था, इसलिए डायमंड एक कर्स डायमंड बोलते हैं। आप देखिए हिस्ट्री में जितने लोग इस डायमंड के पोजीशन में आया उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, इसलिए इस डायमंड को कर्स डायमंड भी बोलते हैं। फिर बाद में 1800 को सिख एम्पायर का महाराजा रंजीत सिंह इनके कस्टडी में आ जाते कोहिनूर डायमंड। तो फाइनली इंडिया पहुंच गया। पर देखिए महाराजा रंजीत सिंह जी के डेथ हो जाते 1839 में। इनके बच्चे जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे महाराजा रंजीत सिंह जैसे। तो सिख किंगडम वीक हो गया और ब्रिटिशर्स तब आए थे। तो ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल लाए थे और सिख एम्पायर भी इनके अंडर आए थे। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया। उन्हें पता था कोहिनूर डायमंड के बारे में। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी के जो सक्सेसर दुलीप सिंह को यह बोला, आपको एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया को यह डायमंड प्रेजेंट करना है। तो यह हुआ 1851 में। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, काफी सालों से एक न्यूज चल रहा था कि ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर डायमंड चोरी करके लेके गया। तो इसके अगेंस्ट ये न्यूज आया था कि 1851 में एक ऑफिशियल सेरेमनी हुआ था जिसमें कोहिनूर डायमंड को प्रेजेंट किया गया था बाय सिख किंग रंजीत सिंह के सक्सेसर दुलीप सिंह। दुलीप सिंह ने क्वीन विक्टोरिया को एक ऑफिशियल सेरेमनी में यह हैंड ओवर किया था, चोरी नहीं किया था करके ये पॉइंट बोलता है, ठीक है। अब सच क्या है कौन जाने। 1851 में फिर ग्रेट एक्सिबिशन वाज स्टेज्ड इन हाइडे पार्क इन लंदन व्हेन द कोहिनूर वाज पुट ऑन व्यू टू द ब्रिटिश पब्लिक। तो बेसिकली एक्सिबिशन हुआ था हाइडे पार्क इन लंदन में। फिर 1852 में बट ऑर्डर करते कोहिनूर डायमंड को रीकट करने के लिए। मैंने आपको बोला जब इसको माइन किया गया था 186 कैरेट्स था। कैरेट मतलब वेट ऑफ द डायमंड है, एक कैरेट 1/5 ऑफ ए ग्राम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और 186 से इसको रीकट करके 105 कैरेट्स बना देते। तो अभी के लिए कोहिनूर डायमंड का जो वेट है वो 105 कैरेट्स है। ये इसलिए किया था इसको और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ब्रिलियंट बनाने के लिए। इसके बाद से जितने भी क्वीन कंसोर्ट्स हैं वो ये पहनती है अपने थ्रोन में। तो आप ही के हिसाब से कोहिनूर डायमंड इनके थ्रोन में इस तरह इंस्क्राइब किया हुआ है। आपने देखा होगा पिक्चर्स में जब क्वीन एलिजाबेथ इसको पहनते हैं स्पेशल ओकेजन्स में, ठीक है। तो 1936 में स्टोन वाज सेट इनटू द क्राउन ऑफ वाइफ ऑफ किंग जॉर्ज VI क्वीन एलिजाबेथ। तो सबसे पहली बार 1936 में ये जो ब्रिटिश क्वीन के जो थ्रोन है इसके अंदर इंस्क्राइब किया था कोहिनूर डायमंड को। तो सबसे पहली बार किंग जॉर्ज VI की जो कंसोर्ट क्वीन एलिजाबेथ इन्होंने ही पहनी थी। तो देखिए कंसोर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों। कंसोर्ट मतलब दोस्तों एक एम्परर है, इनकी जो वाइफ है इनको कंसोर्ट बोलते हैं। अगर मेल एम्परर है तो इनकी जो वाइफ होगा वो कंसोर्ट होगा। अगर क्वीन है एम्परर तो इनकी जो हस्बैंड है वो होगा कंसोर्ट, ठीक है। तो तब से ब्रिटिश रॉयल फैमिली इस थ्रोन को ओन करते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है फाइनली ये जो कोहिनूर डायमंड है ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पास है। स्पेशल ओकेजन्स में जो क्वीन है वो जो थ्रोन पहनती है ना उसमें आपको कोहिनूर डायमंड बीच में दिखेगा, राइट। तो दोस्तों इज द डायमंड रियली कर्स्ड? हिस्ट्री तो ये कहता है दोस्तों जितने किंग्स एंड एम्परेस इस डायमंड के पोजीशन में आया है उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो हो भी सकता है। वैसे इस डायमंड के बीच में से एक स्कार है जो इतना सारा कटिंग पॉलिशिंग वगैरह करने के बाद भी कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाया। तो लेजेंड्स ये कहता है कि ये स्कार की वजह से कुछ कर्स भी इन्वॉल्व है इस डायमंड के साथ। वैसे देखिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सबसे पहली बार अपने पीकॉक थ्रोन में इस कोहिनूर डायमंड को इंस्क्राइब किया था शाहजहां ने। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड
इसका नाम कहाँ से आया? व्हेन द पर्शियन एम्परर नादर शाह हु कॉन्क्वेर्ड दिल्ली इन 1739। 1739 में जब पर्शियन एम्परर नादर शाह मुगल एम्पायर को इन्वेड किया था और इतने सारे मुगल वेल्थ को लेके गए थे, उसके अंदर इन्होंने कोहिनूर देखा। तो कोहिनूर डायमंड देखने से ही उन्होंने बोला एन कोहिनूर। एन कोहिनूर मतलब दिस इज ए माउंटेन ऑफ लाइट। तो तब से डायमंड का नाम बन गया कोहिनूर। वैसे मुगल एम्परर्स के टाइम पे ग्रेट मुगल बोलता था डायमंड को, ये बात भी मैंने आपको बोला था। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा कोहिनूर डायमंड के बारे में, उसकी पूरी जर्नी के बारे में। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।